जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज़ 26/5/2024 के लिए यह हमारा 8वां लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा है याद नहीं आ रहा है। बीते कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और उसकी कट-ऑफ घटती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2024 के लिए अब की बार पहले से ही हम तैयार हैं। पहले हम पेपर फर्स्ट जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पेपर सीसैट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल से सब्जेक्ट है भारत का भूगोल, सब्जेक्ट के अंतर्गत है अपवाह तंत्र। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है हिमनद और दूसरी तरफ है नदी। नंबर 1, हिमनद में बंदर पूंछ। अब बताना है कि बंदर पूंछ से किस नदी का उद्गम हुआ है, यमुना। सेकंड पे है बारासिगरी। अब बताना है बारासिगरी से क्या चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। नंबर 3, मिलाम। अब बताना है कि मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। नंबर 4 है सियाचिन। सियाचिन हिमनद से बताना है कि क्या नुब्रा नदी का उद्गम हुआ है। नंबर 5 है जेमू। अब ये बताना है कि जेमू हिमनद से क्या मानस नदी का उद्गम हुआ है। अब कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी 2 और 5। ऑप्शन नंबर डी 3 और 5। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। एक में है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ हिमनद से जो है यमुना नदी का उद्गम हुआ है। नंबर 2 है बारासिगरी। बारासिगरी हिमनद से चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। 4 है सियाचिन। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी का उद्गम हुआ है। चलिए हम अब मैप में आप विस्तार पूर्वक बताते हैं। जानते हैं नंबर 1 बंदर पूंछ के बारे में। बंदर पूंछ हिमनद। बंदर पूंछ पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत के उत्तराखंड, यहाँ लोकेशन देखिए, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदर पूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से है। ये लोकेशन है और यह बंदर पूंछ हिमनद है। चलिए सेकंड जानते हैं कि बारासिगरी हिमनद। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, सिगरी, सिगारी, सिगरी एक ही नाम है। इसका शाब्दिक रूप महान ज्वालामुखी। बारा का मतलब होता है बड़ा और सिगारी का मतलब बोल्डर से पुरानी बर्फ। इसकी हम लोकेशन जानते हैं, भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। यह फिगर है बारासिगरी हिमनद और यहीं से चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। जितने भी नदियां का उद्गम हुआ है किसी न किसी बड़े हिमनद से ही हुआ है। थर्ड है मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद के बारे में जानते हैं। मिलाम हिमनद से जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है और इसका लोकेशन है उत्तराखंड।
उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी हिमनद से है। यह जो है नंदा देवी से 15 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। फोर्थ है सियाचिन हिमनद। यह बहुत बार जिक्र हुआ है कई एग्जामों में कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित है। यह जो है काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला है तजाकिस्तान की फेदचेंको हिमानी, उसके बाद ये दूसरा है पूरे विश्व में। चलिए दिखाते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये है सियाचिन हिमनद और यहाँ से निकला हुआ है नुब्रा नदी। इधर है इंडिया, इधर है चाइना, इधर है पाकिस्तान। जहाँ से ये निकल रही है यह जो है भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास से निकल रही है। देखिए नदी का उद्गम कैसे होता है। ये पूरा बर्फ है सियाचिन हिमनद और ये बर्फ पिघल कर नुब्रा नदी का निर्माण किया। पांचवा है जेमू हिमनद। जेमू हिमनद के बारे में जानते हैं। यह है जेमू हिमनद और यह कहाँ पे है? हिमालय के पूर्वी भाग में सबसे बड़ी हिमानी है। यह 26 किलोमीटर लंबी है और भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत के चरणों में स्थित है। ये देख सकते हैं यहाँ सिक्किम जो रेड कलर का है। इसकी लोकेशन पता चल गई कि जेमू हिमनद कहाँ पे है और जेमू हिमनद से किस नदी का निर्माण होता है। एक है तीस्ता नदी। जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का भूगोल से। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन नंबर ए कोडाइकनाल जो तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी कोल्लेरू जो आंध्र प्रदेश में है। सी नैनीताल जो उत्तराखंड में है। डी रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोडाइकनाल जो तमिलनाडु में है। चलिए हम मैप में दिखाते हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला में स्थित है। कोडाइकनाल झील जो है वो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला में स्थित है। लोकेशन देख लीजिए। ये जो है कोडाइकनाल झील यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। चलिए हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कोडाइकनाल झील जिसे कोडाई झील के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाइकनाल शहर में एक मानव निर्मित झील है। इसे ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया था। यह कोडाइकनाल का लोकप्रिय भौगोलिक स्थल है तथा पर्यटन का प्रमुख आकर्षक स्थल भी है। अब चलते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से जो क्वेश्चन बने हैं। सब्जेक्ट है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन और इसके अंतर्गत टॉपिक है मूल अधिकार। यह क्वेश्चन जो है मूल अधिकार का है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ऑप्शन नंबर ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अधिकार
व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी है नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी है राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी एवं एकता सुनिश्चित माने जाते हैं। मूलतः ये सह संबंधित होते हैं। भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यह सब्जेक्ट है। टॉपिक है मूल अधिकार। यह क्वेश्चन मूल अधिकार से है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। नंबर 1 मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेरोजगारी का निषेध। सेकंड है अस्पृश्यता का उन्मूलन। थर्ड है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। फोर्थ है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 4 के ऑप्शन नंबर बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 4। एक में है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेरोजगारी का निषेध, और 4 में दिया कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। आधुनिक भारत का इतिहास सब्जेक्ट है इतिहास और टॉपिक है गांधी जी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन। से क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। कथन नंबर 1 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। सेकंड कथन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। थर्ड कथन है कि पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। फोर्थ कथन है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी केवल 2, 3 और 4 सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 4। नंबर 1 है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। फोर्थ है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। व्याख्या में देखिए गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस समझौते में निम्न बातें सम्मिलित थी।
गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सबने अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई की जानी थी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु जनता की जांच समिति बनाने की गांधी जी की मांग थी और इसका जिक्र समझौते में भी किया गया था, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए तीसरा जो है सही नहीं था। आधुनिक भारत से तीसरा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। सेकंड कथन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। थर्ड कथन है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। एक में है, कथन 1 में है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। थर्ड है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत दांडी मार्च के दौरान 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, जबकि भारत को स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन किया था। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में मददगार थे। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया, अतः विकल्प भी सही। क्वेश्चन है आर्थिक और सामाजिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है या होते हैं? कथन है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाही। सेकंड कथन, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही। थर्ड कथन है, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित है? तीनों कथन से प्रभावित है। कथन नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाही। कथन नंबर सेकंड है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही। थर्ड कथन, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। व्याख्या देखते हैं। बांड प्रतिफल एक निवेशक को उस बांड पर मिलने वाला प्रतिफल यानी रिटर्न है। यह प्रतिफल बांड की कीमत पर निर्भर करता है जो इसकी मांग से प्रभावित होता है। प्रतिफल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, सरकार का ऋण कार्यक्रम, वैश्विक
बाजार की स्थिति और मुद्रास्फीति की दर। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाहियाँ भी भारतीय सरकारी बांड के प्रतिफल को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि करता है तो निवेशक सरकारी बांड का विक्रय करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बांड के मूल्य में कमी होगी और बांड प्रतिफल में वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक अपने विभिन्न मुद्रास्फीति बंधन उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तरलता और कोष की लागत का निर्धारण करता है। कोष की लागत बाजार में सरकारी बांड की मांग को सीधे प्रभावित करेगी और इस तरह इस पर प्रतिफल को प्रभावित करेगी। मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय क्षमता निर्धारित करती है, इसलिए इसका सरकारी बांड की मांग और कीमत पर भी असर पड़ता है, जिससे बांड प्रतिफल प्रभावित होता है।